आप शायद जानते होंगे कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी आपको और आपके आसपास की हर चीज को पृथ्वी से बांधे रखता है। और इसी तरह सूर्य का गुरुत्वाकर्षण हमारे सौर मंडल के सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों को एक साथ बांध कर रखता है। वैसे ये चित्र पैमाने के अनुसार ठीक नहीं है, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि आखिर गुरुत्वाकर्षण होता क्या है और इसे उत्पन्न कौन करता है। क्या सिर्फ ग्रह और तारे ही इसे उत्पन्न कर सकते हैं या कुछ अन्य चीजें भी इसे उत्पन्न कर सकती हैं। और हमारे मन में और भी कई सवाल हो सकते हैं, जैसे कि स्पेस स्टेशन के अंदर अंतरिक्ष यात्री तैर रहे होते हैं, तो क्या वहां गुरुत्वाकर्षण होता है। चलिए पता लगाते हैं। हम अपने रोजमर्रा के जीवन में बहुत सारे बलों का अनुभव करते हैं, जैसे घर्षण, तनाव, अभिलंब बल इत्यादि। और जाहिर है उन्हीं में से एक गुरुत्वाकर्षण भी है। लेकिन क्या आपको पता है इनमें से सभी बल मूल बल, फंडामेंटल फोर्सेस नहीं है। वास्तव में इनमें से अधिकतर बल मूल बल नहीं है। ये सभी बल वास्तव में मूल रूप से वैद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस ही हैं। अब गुरुत्वाकर्षण क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण प्रकृति का एक मूल बल है, फंडामेंटल फोर्स है। लेकिन ये वास्तव में होता क्या है? तो आप गुरुत्वाकर्षण को एक आकर्षण बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के रूप में सोच सकते हैं। यह किन्हीं भी दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला एक मौलिक, एक फंडामेंटल आकर्षण बल है। उदाहरण के लिए पृथ्वी और पृथ्वी पर मौजूद हर वस्तु, जैसे आप, आपका मित्र, आपका घर, इन सब के बीच एक आकर्षण बल है। कोई भी अन्य चीज जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, हर एक चीज पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। और उनके पृथ्वी की ओर आकर्षित होने का कारण यह है कि पृथ्वी में द्रव्यमान है और आप, आपके मित्र और बाकी सभी चीजों में भी द्रव्यमान है। तो कोई भी दो द्रव्यमान एक दूसरे को गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित करते हैं। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा, इन दोनों में द्रव्यमान है और इसीलिए पृथ्वी चंद्रमा को गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित करती है। इसी तरह सूर्य और अन्य सभी ग्रहों में भी द्रव्यमान होता है और इसीलिए वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और क्यों? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और ये आकर्षण बल दूर से भी काम कर सकता है ना। इसका मतलब है कि गुरुत्वाकर्षण एक असंपर्क बल, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। गुरुत्वाकर्षण बल लगाने के लिए आपको संपर्क में होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये काम कैसे करता है? उदाहरण के लिए पृथ्वी चंद्रमा के संपर्क में आए बिना उस पर बल कैसे लगाती है? तो हम इसके बारे में कुछ इस तरह से सोचना पसंद करते हैं। हम ये कल्पना करते हैं कि पृथ्वी हर जगह एक चीज उत्पन्न करती है जिसे हम गुरुत्वीय क्षेत्र, ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। ये क्षेत्र पृथ्वी के चारों ओर के अंतरिक्ष में उपस्थित रहता है और जब कोई दूसरा द्रव्यमान इस गुरुत्वीय क्षेत्र के संपर्क में आता है, जैसे कि मान लीजिए चंद्रमा, तो वह अब इस क्षेत्र के कारण ही एक बल का अनुभव करता है। तो ये बल गुरुत्वीय क्षेत्र के माध्यम से काम करता है। और हमें पता है कि आपके मन में ये सवाल भी होगा कि आखिर ये क्षेत्र, ये फील्ड वास्तव में क्या होता है। लेकिन हम अभी इस चीज की अधिक गहराई में नहीं जाएंगे। इसके बारे में आप आगे की क्लासेस में विस्तार से पढ़ेंगे। तो इसी बल के कारण चंद्रमा असल में पृथ्वी की ओर गिर रहा है, लेकिन वे पृथ्वी से टकराता नहीं है क्योंकि चंद्रमा साइड की तरफ, साइडवर्ड्स भी गति कर रहा है और इसी के परिणाम स्वरूप यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ठीक है, लेकिन क्या चंद्रमा भी गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न करता है? इसका उत्तर है हाँ। यहां भी वही बात लागू होती है। चंद्रमा भी अपना स्वयं का गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और जब पृथ्वी, जो कि एक अन्य द्रव्यमान है, उस गुरुत्वीय क्षेत्र के संपर्क में आती है तो वह भी एक बल का अनुभव करती है। और ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि हम जानते हैं कि बल सदैव जोड़े में, पेयर्स में काम करते हैं। तो पृथ्वी और चंद्रमा दोनों एक दूसरे को गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से बिल्कुल समान लेकिन विपरीत बलों से आकर्षित कर रहे हैं। अब अगला बड़ा सवाल ये हो सकता है कि इस बल की शक्ति, इसकी स्ट्रेंथ किस पर निर्भर करती है? तो चूंकि गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान के कारण लगने वाला बल है, तो सीधी सी बात है, इसकी शक्ति द्रव्यमान पर निर्भर करती है। वास्तव में यदि दोनों द्रव्यमान काफी बड़े हैं, जैसे कि पृथ्वी और चंद्रमा के मामले में, तो बल भी काफी बड़ा होता है। भले ही वस्तुओं में से किसी एक का द्रव्यमान बहुत कम हो, लेकिन अगर दूसरी वस्तु का द्रव्यमान बहुत बड़ा हो, जैसे उदाहरण के लिए अगर आप पृथ्वी और एक टेनिस की बॉल की बात करें, तो इस मामले में पृथ्वी की तुलना में टेनिस बॉल का द्रव्यमान बहुत ही मामूली है ना। और पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत अधिक है। फिर भी आपको इन दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल मिलता है और इसीलिए आप गेंद को नीचे गिरते हुए देखते हैं। लेकिन मान लीजिए कि हमारे पास दो टेनिस बॉल्स हैं, तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण के आकर्षण के बल के बारे में हम क्या कह सकते हैं?
याद रखिए, गुरुत्वाकर्षण किन्हीं भी दो द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है, तो इन गेंदों के बीच भी आकर्षण का एक बल होना चाहिए, है ना। लेकिन हम उसे देखते नहीं हैं। हम दो टेनिस बॉल्स को एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हुए नहीं देखते। तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये दोनों ही द्रव्यमान अविश्वसनीय रूप से छोटे हैं और इसीलिए उनके बीच का आकर्षण बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल इतना कमजोर है कि अन्य बल उन्हें आसानी से संतुलित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हवा का प्रतिरोध। और इसीलिए हम आमतौर पर रोजमर्रा की चीजों जैसे दो टेनिस बॉल्स पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं देखते। या शायद आप अपने और अपने मित्र के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल ले लीजिए। यहां भी वही कहानी है। आप दोनों के बीच निश्चित रूप से गुरुत्वाकर्षण का आकर्षण बल है, लेकिन चूंकि आपका द्रव्यमान इतना कम है, बल इतने छोटे हैं कि फिर से घर्षण जैसे बल उन्हें आसानी से संतुलित कर सकते हैं और आपको गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव दिखाई नहीं देता। लेकिन दूसरी ओर अगर आप अपने और पृथ्वी के बीच के आकर्षण बल पर विचार करें तो वो काफी बड़ा है, क्योंकि पृथ्वी बहुत विशाल है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति द्रव्यमान पर निर्भर करती है। अनुभव किए जा सकने वाले गुरुत्वाकर्षण के लिए कम से कम एक वस्तु का द्रव्यमान बहुत अधिक होना चाहिए। समझे ना? इस बल की शक्ति और किस चीज पर निर्भर करती है? तो अगर हम फिर से पृथ्वी और चंद्रमा की बात करें तो एक और चीज जिस पर यह बल निर्भर करता है वो है उनके बीच की दूरी, या अधिक सटीक रूप से कहें तो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान केंद्रों सेंटर ऑफ मासेस के बीच की दूरी। ठीक है, तो जैसे जैसे ये दूरी बढ़ती है क्या होता है? जैसे जैसे दूरी बढ़ती है बल वास्तव में कमजोर होता जाता है, बल छोटा होता जाता है। वस्तुओं के बीच की दूरी बढ़ने पर गुरुत्वाकर्षण कमजोर हो जाता है। उनके बीच जितनी अधिक दूरी होगी गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही कमजोर होगा। तो अब आपके लिए यहाँ एक प्रश्न है। आपको क्या लगता है जब आप किसी पहाड़ पर चढ़ते हैं, जब आप किसी पहाड़ की चोटी पर जाते हैं, तो आपके और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होता है? आपको क्या लगता है आपके और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा? वीडियो को पॉज करके इस बारे में सोचिए। ठीक है, अब हम सोच सकते हैं कि जैसे ही हम पहाड़ पर चढ़ते हैं हमारे और पृथ्वी के केंद्र के बीच की दूरी बढ़ जाती है। हम केंद्र से और दूर चले गए हैं तो गुरुत्वाकर्षण कमजोर हो जाना चाहिए, है ना? अब तकनीकी रूप से ये सच है, लेकिन पृथ्वी के आकार को देखिए और उसकी तुलना पहाड़ के आकार से कीजिए। पृथ्वी की तुलना में पहाड़ का आकार नगण्य है, नेग्लिजिबल है, ये सिर्फ एक बिंदु जैसा दिखता है और इसीलिए व्यवहारिक रूप से पहाड़ पर चढ़ने से आपके और पृथ्वी के केंद्र के बीच की दूरी में कोई खास परिवर्तन नहीं होता है और इसीलिए गुरुत्वाकर्षण लगभग वैसा ही रहता है। और इसीलिए फिर से हमारे रोजमर्रा के जीवन में गुरुत्वाकर्षण बल लगभग एक समान ही रहता है। यह ऊंचाई या एल्टीट्यूड के साथ नहीं बदलता, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में यह ऊंचाई बहुत कम है। लेकिन क्या होगा अगर आप बहुत दूर चले जाएं? उदाहरण के लिए क्या होगा अगर आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जितना दूर चले जाएं? तो अब आप पृथ्वी की सतह से इतना दूर हैं कि आपकी और पृथ्वी के केंद्र के बीच की दूरी काफी बड़ी हो गई है और इसीलिए गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर हो जाता है। लेकिन आप जानते हैं वहां मौजूद लोग अभी भी उस गुरुत्वाकर्षण का लगभग 80 से 90% हिस्सा महसूस करते हैं जो वह पृथ्वी की सतह पर महसूस करते। तो ये कमजोर तो होता है लेकिन इतना भी कमजोर नहीं होता। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर लोग निश्चित रूप से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का एक अच्छा खासा प्रतिशत महसूस करते हैं। लेकिन एक सेकेंड, अगर उन्हें गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव होता है तो अंतरिक्ष स्टेशन के अंदर अंतरिक्ष यात्री तैर क्यों रहे हैं? तो इसका छोटा सा जवाब ये है कि वो तैर नहीं रहे हैं, वो गिर रहे हैं। पूरा अंतरिक्ष स्टेशन वास्तव में पृथ्वी की ओर गिर रहा है, जिससे ये तैरने का भ्रम उत्पन्न होता है। लेकिन अगर वो गिर रहे हैं तो अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी से टकराता क्यों नहीं है? तो इसका कारण वही है चंद्रमा वाला। चंद्रमा की तरह ही यह भी बहुत अधिक वेग के साथ एक तरफ यानी साइडवर्ड्स गति कर रहा है। तो यह लगातार पृथ्वी की ओर गिर रहा है, लेकिन अपनी पार्श्व गति या वेग के कारण पृथ्वी से टकराने से बचता रहता है। वास्तव में अगर कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो यह पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर रहा होता। इसका पृथ्वी की परिक्रमा करना ही वास्तव में हमें दिखाता है कि यहाँ गुरुत्वाकर्षण उपस्थित है।
तो संक्षेप में कहें, अगर हम इन सारी बातों का सार देखें तो गुरुत्वाकर्षण वास्तव में क्या है, ग्रेविटी क्या है? यह किन्हीं भी दो द्रव्यमानों के बीच आकर्षण का एक मूल बल है, फंडामेंटल फोर्स है। याद रखिए, यह सदैव आकर्षण बल होता है और इसकी विशेषता ये है कि यह एक असंपर्क बल है। इसके लिए आपको संपर्क में होने की आवश्यकता नहीं है। और ये कैसे काम करता है? यह गुरुत्वीय क्षेत्रों के माध्यम से काम करता है। और इस बल की शक्ति किस पर निर्भर करती है? तो यह द्रव्यमानों पर निर्भर करती है। जितना अधिक द्रव्यमान उतना अधिक बल, और यह बल दूरी के साथ कमजोर हो जाता है। दो वस्तुओं के बीच यानी वस्तुओं के द्रव्यमान केंद्रों के बीच जितनी अधिक दूरी होगी, गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही कम होगा।